नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी आयकर विभाग के बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की। फिर बात होगी यूपी की योगी कैबिनेट की। उसके बाद कानपुर देहात में मां बेटी की दर्दनाक मौत की। फिर चलेंगे झारखंड, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। फिर आखिरी में देवभूमि का लेंगे जायजा, जहां सियासत चरम पर है। तो शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। साथ ही बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने सर्वे किया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ सभी कर्मचारियों को फोन जब्त करके घर जाने के लिए कह दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उनसे तमाम जानकारी लेंगे। दिनकर, देखिए, सुबह से ये छापेमारी लगातार चल रही है। ये सर्वे या यूं कह लिया जाए, जिस तरीके से आयकर विभाग इसको सर्वे का नाम दे रही है, सर्वे सुबह से चल रहा है, तो अभी तक की क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा सर्वे? जी स्वीटी, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब 5 घंटे की सर्वे चली है। सर्वे में बीबीसी के जितने भी दफ्तर हैं देश में, दिल्ली, मुंबई और करीब 22 ठिकानों पे ये सर्वे चल रही है। देखिए, विपक्ष एक तरफ इसको लगातार छापेमारी बता रही है, तो वहीं बीबीसी से सर्वे बता रही है। बीबीसी कह रही है कि हम सर्वे कर रहे थे इसका। हालांकि इस पे विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हमला बोला है। जैसे कांग्रेस ने कहा कि अघोषित आपातकाल है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह तो अप्रत्याशित था। जैसे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके बाद से ये लग ही रहा था कि बीबीसी पर छापेमारी हो सकती है। श्रुति, अचानक इस सर्वे का कारण क्या रहा? अचानक ये सर्वे क्यों शुरू कर दिया गया और फिर ऑफिस में पहुंच के सारे कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए? इस सर्वे का कारण तो अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने बीबीसी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीबीसी हमेशा से भारत विरोधी रही है। बीबीसी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक बार बैन लगाया था। वहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कश्मीर के एक दहशतगर्दी को बीबीसी ने युवा प्रेरणा स्रोत बताया था, जिसको लेकर उन्होंने कोट किया। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को लेकर भी बीबीसी ने गलत छापा है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों सेम रहा है। बीबीसी को लेकर गौरव भाटिया लगातार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, तो एक दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी पे हमला कर रही है। उनका कहना है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई से इनकार कर दिया। उसी की ये बदले की भावना है। श्रुति, क्या बीबीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस सर्वे को लेकर? बीबीसी की तरफ से प्रतिक्रिया में एक उनके वेबसाइट पे और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर जताया कि हम इस सर्वे को सहयोग कर रहे हैं। सर्वे अभी चल रही है, हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। हालांकि बीबीसी ने अपने लंदन हेडक्वार्टर को इसको लिए सूचित कर दिया गया है। अब लंदन से क्या आगे इनपुट आती है, उसके हिसाब से भारत में बीबीसी अपनी कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3-4 घंटे से ये सर्वे चल रहा है। अभी तक सर्वे कितना आगे पहुंचा है और ये सर्वे कितनी देर तक और चलेगा? इसकी स्पष्ट जानकारी तो अभी सामने नहीं है कि सर्वे कितनी देर और चलेगा। हालांकि बीबीसी की तरफ से ये लगातार कही जा रही है कि हम सहयोग कर रहे हैं। वहीं आईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल इंटरनेशनल टैक्स का है। उनका कहना है कि जो बाहरी देशों से जो टैक्स आ रही है, टैक्स चोरी की बात को लेकर बीबीसी ये सर्वे कर रही है। स्वीटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी का राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 प्रस्ताव रखे गए। बताया जा रहा है कि इसमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। संविदा कर्मियों के 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस पर सरकार को 29 करोड़ का खर्च आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकार हर चयनित 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट से
कार्यशाला निर्माण के लिए 4,282.96 करोड़ रुपए प्रस्ताव को वापस किया गया है। आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा बाकी खास शहर जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। अखंड, क्या खबर है इस बैठक को लेकर, क्योंकि देखिए अभी तक 14 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। देखिए जो टोटल 11 अहम प्रस्ताव के अलावा जो प्रस्ताव जो सबसे अहम आज जो निकल के आया है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट की बैठक है, जो योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक, वो कैबिनेट की बैठक अलग अलग शहरों में भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस पे खासतौर पर जोर दिया है कि जो कैबिनेट की बैठक है ये सिर्फ लखनऊ की ही चौहद्दी या लखनऊ की ही दायरे में सीमित न रहे। इसे सिर्फ लोक भवन या आईसीडी में ही न आयोजित किया, बल्कि बैठक को उन जगहों पे भी बुलाया जाए जहाँ पे जनता तक पहुंच बन सके, ताकि लोगों में एक विश्वास होगा। पूरा प्रदेश हमारा है, सिर्फ एक राजधानी को लेकर तो जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से, या बाजार का विकेंद्रीकरण किया जाता है, कुछ उसी नजरिए से जो कैबिनेट मीटिंग जो है उसके लिए एक स्थान परिवर्तन करने की बात भी हुई है। और इसको लेके मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसमें आने वाले दिनों में लखनऊ के बाहर वाराणसी, आगरा, कानपुर, बुंदेलखंड के शहर और गाजीपुर या इस तरीके के और शहर भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो तमाम शहरों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने ताकीद कर दी है कि सिर्फ लखनऊ में ही कैबिनेट मीटिंग न बुलाई जाए। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती का मसला है उसमें भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। स्टाफ रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पास हुआ है। समूह क, ख और ग की सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव था। इसके अलावा 20 जनवरी से जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी, विधानसभा में तो सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र। उस बजट सत्र को लेकर भी उन्होंने मंजूरी दी है। आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ये 20 तारीख से सत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दूसरे दिन जो निधन की सूचनाएं हैं वो पास की जाएंगी, वो पढ़ी जाएंगी और उसके बाद फिर यानी 22 तारीख से सदन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये प्रस्ताव पास हुए हैं, उन प्रस्तावों में जो सबसे अहम चीज देखने को मिली है वो तमाम निर्माण और 150 ITI कॉलेजों में ITI के लिए जो 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण का जो फैसला था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसके लिए जो 42,182.96 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 4283 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है उसके लिए। और साथ में जो विज्ञापन आधार पर भर्ती संविदा कर्मियों की जो भर्ती हुई है उसमें 7वें वेतनमान को लागू करने की बात हुई है। उनको भी 7वें वेतनमान का जो संस्कृति है उसके आधार पर उनको मिलेगा। ये उनके लिए, उन तमाम संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो आज कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसमें एक इसका जो असर दिखेगा ये आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी दिखाई देगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। और साथ में जो बजट लाया जाएगा सरकार का उसमें भी इसको कहीं न कहीं जगह मिलते हुए दिखाई देगी। जी, ITI में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण के लिए 42 से ज्यादा करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे जो शिक्षा वर्ग का विभाग है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जाहिर सी बात है 4283 करोड़ जो ये पूरे अमाउंट की बात अगर देखें तो लगभग इतना ही अमाउंट आता है। तो ये अमाउंट जो है ये 10,000 वर्ग फीट में जो लैब टेक्नीशियन जो लैब बनने हैं उन लैब के निर्माण के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ITI कॉलेजेस में जो लैब बन रहे हैं तो उनके लिए ये फंड निर्गत किया गया या संस्तुति की गई है, इनको मंजूरी मिल गई है। तो जाहिर सी बात है जब लैब बनेंगे तो तमाम ITI कॉलेजेस के मतलब जो उनका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सदेगा। और इससे तमाम जो नई पीढ़ी है, वो लोग, वो बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जो वहाँ पे छात्र छात्राएं जो वहाँ पे तालीम लेना चाहते हैं, तो उनके पास एक ITI को प्री मेडिकल कॉलेज, प्री इंजीनियरिंग कॉलेज की दर्जा भी दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है एक लंबे समय तक तमाम इंजीनियर जो भर्ती होते थे वो ITI से ही किए हुए, पॉलिटेक्निक या उन सब जगहों से जो कोर्स किए हुए लोग होते थे वो इंजीनियर के पद पे, और उनका रिटायरमेंट भी जो हुआ है वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक उनका वो लोग पहुंचे हुए हैं। चीफ तो नहीं लेकिन SPM तक वो पहुंचे हुए दिखाई देते हैं।
तो ऐसे तमाम लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अगर उनके पास लैब नहीं है और आधुनिक लैब नहीं है, तो इससे काफी मुश्किलें आती थी। ये सरकार इस वजह से भी चाहती है स्किल्ड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी है हमारे वो साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर की। कानपुर देहात के मटौली मामले में पुलिस ने लेखपाल अरेस्ट कर लिया है। आईसीबी ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। एसडीएम और लेखपाल को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को जब स्थानीय प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने गया था, उस समय मां बेटी के आग में जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिवार की ओर से एसडीएम में था एसओ रूरा समेत कई लोगों को आरोपी ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। परिवार का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, शवों का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। तो मडौली मामले का ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे लेखपाल को अरेस्ट कर लिया गया है, जेसीबी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कानपुर देहात की ये खबर है, जहां पे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। उसके बाद से उस झोपड़ी में मां और बेटी दोनों की जल की मौत हो गई और परिवार वालों का ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा ये आग लगाई गई थी। परिवार वालों का ये इल्जाम प्रशासन के ऊपर था। इसके बाद तुरंत एक्शन लिया पुलिस ने और उन्होंने अरेस्ट कर लिया लेखपाल को और जेसीबी के ड्राइवर को। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पे कैसे ग्रामीण के लोगों ने जो था वो किस तरीके से वहां पे जो टीम आई थी उनके ऊपर अटैक किया था, उनकी कार भी पलट दी थी। तो इस दौरान हम आपको इसी खबर पे राम दीक्षित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, तमाम जानकारी वो हमारे साथ साझा करेंगे। राम, क्या खबर है अभी तक, क्योंकि देखिए अभी तक लेखपाल को अरेस्ट कर लिया गया है, इसके बाद जेसीबी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये पूरा थाना क्षेत्र मड़ौली गांव करना है, जहाँ पर अतिक्रमण हटाते वक्त झोपड़ी में आग लगी थी। आग की चपेट में मां और बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। मामला पूरा गरमाया था, राजनीति इस मामले में बड़ी तेज गरमानी और हर नेता पक्ष, हर पार्टी के नेताओं ने अपना अपना रिएक्शन लिया। सरकार भी लगातार योगी सरकार भी इस मामले को मुमकिन कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस मामले में बयान दिए हुए हैं कि लगातार अधिकारियों से टच रखा जा रहा है, अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया है। कमिश्नर, एडीजी, आईजी जैसे बड़े सरकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। लगातार उन अधिकारियों से अटैचमेंट बनाया गया है, लगातार उन अधिकारियों को टच में रखा गया है। लखनऊ से अधिकारी, कई बड़े अफसर उनको इंडिकेट कर रहे हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जी राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे झारखंड की। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीएम हेमंत सोरेन ने तीखा हमला बोला है। हेमंत सोरेन चतरा में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी महंगाई को डायन कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये पार्टी की भौजाई बन गई है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 20 साल तक झारखंड पर शासन किया, लेकिन किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया और जब एक अन्य आदिवासी अब राज्य की कमान संभाल रहा है तो पार्टी उसकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया ये लोग, उसमें रॉकेट इंजन लगा दिया और दूसरा देश में हंगामा होता है तो बोलता है कि वहां पर हंगामा हो रहा है इसलिए यहां महंगाई बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 400-450 रुपया सिलेंडर मिलता था। आज बताओ सिलेंडर कैसे मिलता है? 1000 रुपया 1200 रुपये से कम नहीं मिलता। शुरू में पूरा घड़ियाली आंसू बहाया ये लोग, यहां के महिलाओं को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया और जब सिलेंडर खत्म हो गया बेचारा वो गरीब सिलेंडर खरीदने का क्षमता खो दिया और नतीजा ये हो गया उस सिलेंडर में कपड़ा रख देता है या फिर कोई
बांस का डलिया पलिया रख करके वहां किनारे में सजा दिया। इसी खबर पर राकेश हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो है बीजेपी पर हमला बोला है महंगाई को लेकर। बड़ी बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी जा रहे हैं वो सबसे पहले अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से राज्य में जो स्थिति है राजनीतिक उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो मुख्यमंत्री का जोहार यात्रा चल रहा है, राज्य के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं मुख्यमंत्री और वहां जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक बार फिर से निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पे और बीजेपी पर, उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले हैं इन सारे मुद्दों के विषय में जनता के बीच जाने की जरूर पहल करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने महंगाई की बात की है, सरकार में जो परिस्थितियां बनी थी उसकी बात की है, इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में चुनाव की तैयारी के साथ साथ राज्य में अपनी वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे यात्रा चल रही है वैसे वैसे उनकी बातें जनता तक पहुँचती जा रही है। जी, अगर इतना ही ज्यादा महंगाई का डर है तो हेमंत सोरेन अपने राज्य का वैट क्यों नहीं कम कर देते? देखिए यही तो बड़ा सवाल है, खास करके जिस तरीके से राज्य की बात की जाए तो राज्य सरकार के अधीन कई चीजें आती हैं, खास करके पेट्रोलियम की बात की जाए, बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जाए जिसमें वैट की दर को कम किया जाए तो थोड़ी महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं, आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन बार बार जब कहा जाता है कि जब झारखंड जैसे राज्य की चर्चा होती है और ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी है तो सारा आरोप कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर छोड़ा जाता रहा है। तो इस बार भी मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें कही है और जिस तरीके से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले समय में वे जनता के बीच जाकर तमाम चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं सारी बातों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है और आने वाले समय में जब जनता के बीच जाएंगे या फिर चुनावी माहौल बनेगा तब क्या कुछ बनेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता दोनों ही से सवाल करने की कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पैसा देकर नौकरी लगाने वाले बयान को लेकर अब सीएम धामी ने भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले नेता का क्या हश्र हुआ है ये आज किसी से छिपा नहीं है। तो पूर्व मंत्री के बयान पर सीएम का तंज था। वो कह रहे थे कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पे आपने सुना कि किस तरीके से इसी खबर पे सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए ये पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत ने ऐसा बयान दिया हो, लेकिन देखिए आज सीएम ने भी इस पे बोला है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो क्या लगता है कि सीएम के कहने का क्या मतलब था और हरक सिंह रावत ऐसे बयान देना कब तक चालू रखेंगे? देखिए, हरक सिंह रावत का जो बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर जो है सवालों के घेरे में। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पैसा लिए दिए बिना जो है कोई भी नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। सीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा ऐसे मामलों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो वहीं जो है विपक्ष ने इस पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार सरकार से विधानसभा भर्तियों के मामले में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सरकार क्यों नहीं जो सीबीआई जांच करवा लेती, जिससे पता लग सके कि आखिरकार किसके द्वारा जो है ये तमाम भर्तियां करवाई गई, किसके द्वारा जो पैसे लिए गए। क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस ने ये बात उठाई थी कि पैसे लिए दिए बिना कभी भी जो है विधानसभा में नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, लिहाजा सरकार को इस पर एक निष्पक्ष जाँच करवा लेनी चाहिए। जी, हरक सिंह रावत का जो ये बयान है, इससे उनकी पार्टी जो है लगातार ऐसे बयान देती रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात कर ली जाए तो उन्होंने इस बयान को किस तरीके से लिया है, वो किस तरीके से अपने आप को निराधार बता रहे हैं कि ये बयान जो है, ऐसे बयान नहीं चल सकते। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हरक सिंह रावत कभी भी ऐसा बयान देते हैं उसका जो संज्ञान लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा क्योंकि विधानसभा की नियुक्तियों का मामला
अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लिहाजा हरक सिंह रावत को पहले खुद ही सोच लेना चाहिए कि आखिरकार क्यों जो इस तरीके के मामले वो उठाते हैं, क्यों जो उनकी पार्टी इस बात को उठा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ये जरूर कहा है कि लगातार यहाँ विधानसभा भर्ती का मामला कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अगर जांच नहीं करवाती है तो सरकार इस तरीके के आरोपों से बच भी नहीं सकती है, क्योंकि लगातार विधानसभा के बाद 200 से ज्यादा कर्मचारी जिनको बाहर का रास्ता दिखाया वो आंदोलनरत हैं। लगातार जो कोर्ट से लेकर और सड़क तक जो है वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। तमाम लोग जो 2000 से और अब तक जो भर्ती किए गए थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। हमेशा हमने देखा है और सुनने को मिला है कि बिना सर पैर के कांग्रेस के नेता हमेशा ऐसे बयान देते हैं। एक बार फिर से हरक सिंह का ये जो बयान है ये सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए हरक सिंह रावत और विवाद और चर्चा हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। हरक सिंह रावत गाय बगाए इस तरीके के बयान जरूर देते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी असहज होती है। तो कभी जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते रहे, चाहे वो सत्ता में रहे हो तो पार्टी के बड़े नेताओं पर कटाक्ष करते हुए हरक सिंह रावत दिखाई दिए थे। अब जो है विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार को भी जो है इस समय वो नसीहत का पाठ पढ़ाने शुरू कर दिया है। लगातार आपको बता दूं कि जो विधानसभा की नियुक्तियों का मामला था उस पर हरक सिंह रावत जो है लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए थे, जिसके चलते जो सरकार के द्वारा बाकायदा एक ठोस कार्रवाई भी हुई थी। अब जब जो कार्रवाई अमल में लाई गई तो हरक सिंह रावत ने जरूर कहा कि पैसे के लेन देन के बिना इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं हो सकती, यानी कि सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। और आपको बता दूं कि इससे पूर्व में जब जो है सरकार में वह भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लिहाजा अब जो है उनको इस बात की याद सता रही है कि आखिरकार क्यों जो है ये मामला सामने आया। अब जो है हरक सिंह रावत ने सरकार से इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग की है। कांग्रेस के तमाम नेता जो सरकार पर इस समय मोर्चा खोले हुए हैं, सरकार से मांग करें कि सीबीआई जांच करवाए सरकार, जिससे पता लग सके कि आखिरकार विधानसभा की नियुक्तियों के साथ ही जो अन्य नियुक्तियां भी हुई हैं वो किस किस शय पर किस प्रकार से जो पैसा ले देकर हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 5 शहर 5 खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।